अगर किसी को मिला है तो मोहन जी को मिला। तो आगे की सारी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ते हुए मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। बहुत ही रचनात्मक और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा हुआ उद्गार आदरणीय गिरिराज शेखावत जी ने हम सबसे साझा किया। मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है, विशेष पुकार की आवश्यकता दरकार नहीं है, वे स्वयं प्रस्तुत हो गए, ये उनकी विनम्रता है। महाकाल की नगरी ने उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मन रचा है। जोरदार तालियों से आइए डॉक्टर विनोद यादव का हम सबका सौभाग्य है और ये बाबा महाकाल की कृपा है। हमारे चाहने से न चाहने से ये काल की नगरी और काल सबका समय नियत कर रहा है। ये परमात्मा की इच्छा है कि आपका काल भारत का है, दुनिया देख रही भारत की तरफ। इस आनंद के साथ भारत के चारों तरफ के जिस प्रकार से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ से सुखद समाचार आ रहे हैं। जो हमसे जुड़े वो आनंद में डूब रहे हैं, जो हमसे अपने आप को कंपटीशन में मान रहे वो अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, वो उनकी जाने हम अपनी जाने। बोला जय महाकाल। आज के इस अवसर पर भारत का टूरिज्म, कल्चर और कई प्रकार के अपने कामों के बलबूते पर देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मध्यप्रदेश में उज्जैन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मंच वैसे तो बहुत प्रतिष्ठित मंच है और जिस प्रकार से हमारे माननीय अनिल पारासर जी ने अपनी बात कही है कि आज आपका बैनर मैं तो मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपनी संस्था के माध्यम से ये एक अच्छा सुखद अवसर मध्यप्रदेश को दिया है। अभी माननीय मैं मंत्री जी से ही बात करता रहा उससे कि आपने कहा, हमने विचार किया कि इस विषय को और आगे बढ़ाएं, ये पूरे देश का विषय बने, ये पूरे देश के लिए आधार बने। एक तरह से हमारी रीति धार्मिक पर्यटन की नगरिया जिसको तीर्थाटन की नगरी बोलते हैं, ये हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से दुनिया को परिचित कराने के लिए भी और सच्चे अर्थों में हम जिस निमित्त इन सारे संस्थानों में जाते हैं, वैसे तो लंबी बात होगी लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के इस मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय संजीव अग्रवाल जी, माननीय पारासर जी, राजन सहगल जी, उद्योग जगत के और मीडिया जगत के, और मैं सामने अगर देख रहा हूँ तो हमारे लिए देश भर के ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट के, अब ये हमारे लिए तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट से भी पदाधिकारी पधारे, उनका भी मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत अभिनंदन। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से भी यहाँ लोग आए हुए, कुछ वर्चुअल भी जुड़े हुए, महाकाल ट्रस्ट से, साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा से और आनंदपुर धाम से आप पधारे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे लिए स्थान अब पहले भक्ति चारू जी महाराज के समय आपने सही कहा महाराज जी, भक्ति चारू जी महाराज ने जब सुमस्त का आयोजन हुआ उसके बाद वो यहाँ करके उनने अपने मध्यप्रदेश के साथ खासकर जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों पर हमारे स्थान की थोड़ी दृष्टि रहती है और वो उससे जोड़ करके आज के संदर्भ में इस काम का विकास चाहते हैं। और विकास इस काम का विकास नहीं, इस काम के माध्यम से हमारे बीच वो पवित्र भावना लाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब द्वारका में है, मथुरा में है, तो शांतिपनी की नगरी कैसे छूट सकती है। हमारे लिए उज्जैन का ये आनंद है और भगवान कृष्ण का जो जीवन का परिवर्तन आया बड़े पैमाने पर, यद्यपि कंस को पराजित करने के बाद उनका विराट रूप दुनिया ने भले ही देखा, लेकिन विराट रूप का बीज अगर कहीं पड़ा तो वो उज्जैन अवंतिका शांतिपनी आश्रम में पड़ा। हमें इस बात का आनंद है। एक साथ कई प्रकार की शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण और जीवन की सबसे सार, जैसे माननीय गजेंद्र जी ने कहा है कि दुनिया के अंदर
भौतिक आकर्षण हो सकता है दुनिया में बहुत, और भौतिक आकर्षण के लिए एक दौर में नहीं, कई दौर में कई देशों ने कई प्रकार से विकास करते हुए अपनी अपनी यात्रा तय की, लेकिन अंततः वो हमारे उस मूल तत्व को समझने के बजाय बाद के आने वाले मंडरों से, बाद में आने वाले परिवर्तनों से झेल नहीं पाए। उनके अंदर वो लचीलापन नहीं था। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को, इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने की विषय आया, तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गौरांग प्रभु जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से राजसत्ताओं के माध्यम से, हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया, ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहाँ तक अपनी यात्रा की है, और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारी अंदर में वो भावनाओं के आधार पे एहसास हो रहा था कि कहाँ तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था, और ये परिस्थितियों के कारण से। लेकिन आज सीमाओं के आधार पर कटास राज मंदिर हम अलग नहीं कर सकते। हमको वही आनंद आता है जब हमारी 51 शक्तिपीठ में ढूंढेंगे तो शक्तिपीठ हमको वहाँ ले जाता है। राजसत्ताओं की सीमाएं बनती बिगड़ती रही, लेकिन ये इसी कारण से हमारी सांस्कृतिक एकता भी रही। और हमारे देवालय ये केवल देवस्थान की पूजा का केंद्र नहीं। अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की कल्पना कर लें, अब तो बाबा महाकाल के मंदिर में महालोक के आधार पर, मेरे को लगता नहीं कि शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो लगभग 1000 बीघा में कोई मंदिर हो सकता है बाबा महाकाल के बारे में। मुझे नहीं मालूम है कि कोई और मंदिर हो, लेकिन 1000 बीघा का हमारा पूरा महारुद्र सागर सहित पूरा कैंपस, और उस पूरे कैंपस के अंदर की जो मंदिर की स्थापत्य की भी 250 साल पुरानी ये 3 तल की उसकी बनावट, जिस बनावट के बलबूते पर उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, वो भी स्थापत्य के उदाहरण हमको दोबारा बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देवालय के अंदर भगवान का खुद का घर देखें कि भगवान का क्या है, तो भगवान का वो 15 बाई 15 का ही तो गर्भगृह है, उसी में तो वो अपना आनंद के साथ बैठे। बाकी तो सब हमारे लिए है, ये हमारी संस्कृति है हजार साल से, कि जहाँ कहीं रंग मंडप है, कहीं कोई अलग प्रकार की रचनाओं के लिए बना है, कहीं जल कुंड है, कहीं ज्ञान चर्चाओं के लिए अपना अलग से कोई संग्रहालय है, कहीं अपने इतिहास की जानकारी के लिए हिस्ट्री का अपना कोई अलग प्रकार का संस्थान है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पौधशाला है। ये अलग अलग प्रकार की हमारी पूरे साल की चलने वाली गतिविधियों का वो प्रांगण भी यहाँ, ये महाकाल से तात्पर्य हर एक देवालय में मैं देख रहा हूँ। और केवल देवालय में मूर्ति नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति की भी जरूरत नहीं, अंदर में आत्मा से परमात्मा, ये जो सरल भाव है। इसलिए आनंदपुर साहब में भी देखो तो क्या आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। इतना भव्य मंदिर अशोक नगर में आपको ले चलूंगा माननीय मंत्री जी, पिछले समय प्रधानमंत्री जी आए थे देखकर, और आपके माध्यम से मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण में से ये भी प्रकट होगा कि देवालय में निरंकारी भाव से आपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बलबूते पर अपने गुरु महाराज के माध्यम से वो संस्थान को शुरू किया। लेकिन उस कैंपस के अंदर मेरे ख्याल लगता है कि 10,000 बीघा से बड़ा कैंपस है, जहाँ खेती किसानी कैसे करना चाहिए वो खेती किसानी सिखा रहा है। और खेती किसानी के साथ में आप ये जो बंट छपू आपने कहा, वास्तव में भंडारा साथ में भोजन परमात्मा ने सबके भाग्य में दिया, लेकिन जियो और जीने दो के साथ खाओ और खाने दो का भगवान का जो प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, हमारे यहाँ खाना तो बुलाना ये भी अपराध माना जाता है।
क्योंकि खाना जैसे ही कहते हैं, ये खाना हमारा शब्द नहीं, हमारे यहाँ भोजन का शब्द है। भगवान को भोग लगे और भोजन पाओ, ये हमारी संस्कृति है। हजारों साल ये अपने पवित्र भाव हम हरेक को अपने पास की इन व्यवस्थाओं में मिलजुल करके प्रकृति के साथ चलने की जो हमको परमात्मा ने ललक लगाई, उसी से तो कदम कदम पर हमारे हर दौर के हर संत ने अपनी परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन दिया। तो आज के इस अवसर पर चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है, ऐसे में हमारे देवालयों की मूल भावना भगवान के स्थान पर आकर केवल हाथ जोड़ने से वो तो आशीर्वाद देंगे ही भगवान, लेकिन सच्चे अर्थों में ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावना छिपी हुई, उस संभावनाओं का हम सदुपयोग करें। हमारी संभावनाओं के आधार पर उस संस्थान से जुड़ करके हम नगर का भला कैसे करें, प्रदेश के अंदर उसकी उपयोगिता बाकी तरह से। तो कई ट्रस्ट है जो कोई मेडिकल कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्टल चलाता है, कोई वृद्धाश्रम चलाता है, कोई हॉस्पिटल के साथ वो दूसरे प्रकार की गतिविधि चलाता है। तो ये जो सभी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधियों चलाने के लिए पूरे देश के ऐसे संस्थानों को मिला करके पर्यटन के भले ही बैनर हो, लेकिन पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनके विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने ये दृष्टि दी है। आप बताइए, बनारस कई साल पहले जिससे आते थे और अहिल्या माता ने हमारे इंदौर से जाकर वो अहिल्या माता ने उस काल में जब बहुत कठिन काल और उनकी तो केवल 5 जिले की सत्ता थी, लेकिन उन्होंने यहाँ दृष्टि दी कि बनारस में भी पूजा करने के लिए अहिल्या माता ने बनारस का आज मंदिर हमको उपलब्ध कराया। भगवान के उसी मंदिर में आज भी पूजा हो रही है। ठीक है, वो पुरानी उस घटना के बाद और भी कुछ चीजें जुड़ रही है, वो अपन देखेंगे। विक्रमादित्य का 2000 साल पहले का मंदिर जो ध्वस्त हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। 84 काले कसौटी के खंभा वाला मंदिर जो बाद में बाबर के समय ध्वस्त हुआ था, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो ये जो हमारी मूल स्थापत्य की बड़ी बड़ी अट्टालिका, माननीय मंत्री जी कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। तो आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उद्घाटन सत्र था। अभी 1 to 1 काफी और चर्चा चलेगी, मिलकर के दिन भर के कार्यक्रम बने। मैं पर्यटन के हमारे SVS माननीय शिवशेखर जी को बधाई देना चाहूँगा और इस अवसर पर माननीय महापौर जी, माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वक्फ बोर्ड के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा संजय अग्रवाल जी, उमेश जी, परेश जी, रवि जी और संजय जी, विजय चौधरी जी, पंकज जी, सारे मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए नगर की बात थी। नगर की तरफ से उज्जैन जरूर उपलब्ध है, लेकिन उज्जैन के पीछे पूरा प्रदेश ऐसे अच्छे कामों के लिए पूरे देश के साथ खड़ा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसी निमित्त में आज आपके बीच में आया हूँ। पुनः प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कहा है कि आज गणेश चतुर्थी और गणेश जी तो सभी कामों के लिए, गणेश जी का स्मरण कर लो, सारे काम सफल हो जाते हैं। हमने कहा आज का दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा, तो हमारे लिए तो ये आज गजानन गणपति से शुरू करें अच्छे काम को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी अपनी ओर से
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस कार्यक्रम में आप सबका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। बोले द्वारकाधीश भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान लोकप्रिय विधायक माननीय अनुल जैन कालूहड़ा जी, इसी मंच पर विराजमान महापौर मुकेश टटवाल जी, नगर अध्यक्ष माननीय संजय अग्रवाल जी, हमारे सभापति बहन कलावती यादव जी, MIC के माननीय शिवेन तिवारी जी, रजत मेहता जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी जी, हमारे बाजार समिति के अध्यक्ष, बाजार के ना यातायात समिति के अध्यक्ष प्रजापत जी, जोरदार कैलाश भैया प्रजापत जी, पीछे बैठे हुए हमारे सभी रामेश्वर दुबे जी, गब्बर भाई भाटी जी, योगेश्वरी दीदी जी, सुशील जी, हमारी भोली भाली 33 नंबर की पार्षद जी, पंकज जी, उधर वार्ड नंबर 49 की हमारी बहन, और कुल मिलाकर के पूरा मंच और आप सब, मैं अपनी ओर से आज ये खासकर गोपाल मंदिर का और गोपाल मंदिर के साथ साथ 3 अलग अलग मार्गों के चौड़ीकरण का भी, 2 चौड़ीकरण और एक मूल निर्माण कार्य, और यहाँ से थोड़ी देर पहले जब मैं दुर्गादास की छतरी का जो भूमि पूजन करके आया, ये सब मिला के 125 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन। एक नए दौर में नए समय के हिसाब से एक साथ क्या संयोग है। यहाँ गोपाल मंदिर पर, ये गोपाल मंदिर का चौक हमको अपने शहर का सबसे गौरवशाली चौक लगता था, लेकिन अब ये नया निर्माण जब होगा तो ये गोपाल मंदिर चौक डबल हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। इधर से उधर तक हमको मालूम, जब सवारी निकलती, पेशवाई निकलती है, और ये पटनी बाजार तरफ का रास्ता जो सबसे छोटा लगता था, और इसमें भी वो सारे प्रबंधन किए हैं कि जो जो लोगों की रोजी रोटी के कामकाज है संस्थान के, प्रत्येक आदमी को जोड़ के रखा। सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे इस योजना के प्रोजेक्ट से किसी के मन में कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशान नहीं, सबको जोड़ के चलने के लिए ये जो हमारी अपनी भावना है कि हाँ विकास होना चाहिए, लेकिन इनके साथ में ये हमारे ऐसे लोग छूट रहे हैं, उनको भी जोड़ दें। लेकिन ये बात भी सही कि इस रिगल टाकीज की कहानी भी बहुत पुरानी, 16 से लगाकर पता नहीं कौन कौन सी पिक्चरों में हम में से कई लोगों ने यहाँ देख करके आनंद लिया होगा। वो पुराने जमाने की पिक्चरों का दौर, जिसके आधार पर ये 16 की 16 तो ऐसा लगा के भूल ही गए। एक वो नदिया के पार में भी साल 1.5 साल, पता नहीं कितने साल चली थी वो, लगी 1.5 साल चली थी वो। हाँ, भगवान जाने को ऐसा लग रहा है कि भूल ही गए लोग, ऐसा रोज इतनी अच्छी पिक्चरों के बलबूते पर। और यहाँ उज्जैन में वैसे तो 2 टाकीज थे, जब मूक पिक्चर आती थी, आवाज नहीं होती थी, तो कैलाश टाकीज उसका गवाह था। कैलाश टाकीज में आगे एक स्टोरी में बोलने वाला, मेरे को तो मालूम नहीं, पिताजी सुनाते थे कि हम जाते थे, पिक्चर उधर चलती रहती थी, एक स्टोरी बताता, देखो अभी आया है दारा सिंह आया, इसने इसको मारा, ये सब करा वैसा करा, वो पूरी कहानी सुनाते रहते थे। पिक्चरों का भी वो दौर अलग ही था। लेकिन आज अपने बीच में ये जो चौगान मिलने वाला है, बाबा महाकाल की सवारी, हरिहर मिलन, सिंहस्थ की पेशवाई, उज्जैन के गौरवशाली कोई भी आयोजन अगर हो और गोपाल मंदिर नहीं आए तो ऐसा लगता है कि उज्जैन में आए ही नहीं। इतना ये शानदार इतिहास गोपाल मंदिर का है, चारों तरफ से हमारे शहर के मध्य का। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, अब गाड़ी अड्डा से बड़े पुल तक और बीडी मार्केट से लगा करके छोटे पुल तक, ये दोनों मार्गों का भी भूमि पूजन हुआ है। हमारे बीच में एक एक करके वो सारे काम जिनके बलबूते पर हमारे उज्जैन की गौरव गरिमा और बढ़े, हमारे अतीत के वो गौरवशाली पृष्ठ, ये सामने गोपाल मंदिर का समय। लेकिन ये जो अपना वर्तमान का रिगल टाकीज, पुराना नगर निगम, आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर बाईजाबाई सिंधिया जी का महल था पुराने समय। यहाँ
जिनने गोपाल मंदिर बनवाया, वो वाईजाबाई की प्रतिमा भी गोपाल मंदिर में भगवान के साथ कोने में लगी हुई है। उनकी अपनी पूंजी से, निजी खर्च से गोपाल मंदिर का ये निर्माण कराया गया था और उनके मन में आस्था थी, इसलिए अपने मकान के सामने गोपाल मंदिर बनाना, और उस भाव के आधार पर ये गोपाल मंदिर बना। लेकिन इस गोपाल मंदिर में एक गौरवशाली पृष्ठ और जुड़ा हुआ है, जो उज्जैन का हमको और गौरव देता है। 1000 साल पुराना महमूद गजनबी जब सोमनाथ का दरवाजा तोड़कर ले गया अफगानिस्तान आगे कांधार तक, तो यहाँ के महाजी राजा सिंधिया ने अपनी सेना के बलबूते पर पूरे देश में कई सारी लड़ाइयाँ जीती, और एक लड़ाई तो लड़ते लड़ते अफगानिस्तान के आगे तक पहुँच गए, और वहाँ से युद्ध में जीतने के बाद चांदी का दरवाजा जो पन्ने के पल्ले से बना हुआ है, वो दरवाजा अभी गोपाल मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगा हुआ है। वो दरवाजा नहीं, वो गौरवशाली इतिहास है हमारा सबका। जोरदार अभिनंदन करें उज्जैन के लड़ाके। ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हासिल करने में सामर्थ्यशाली है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर जब विकास का कारवां चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ ऊपर करके अभिनंदन कर रहे माननीय मोदी जी का। कितने शुभंकर है वो। उनने अपने हाथों से महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया और उज्जैन की पूरी दशा बदली हमारे बीच। वैसे तो ये अमरावती नगरी है, जिस अमर नगरियों में से कुछ नगरियों की कल्पना की गई है, और केवल अमर नहीं, जिन नगरियों में रहने मात्र तो छोड़ो, एक दिन कोई गुजार दे, एक छिपराजी में कोई डुबकी लगा ले, तो उसको मोक्ष मिल जाता है। जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त करने वाली नगरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये जो 7 पवित्रतम नगरियां हैं, उन 7 पवित्रतम नगरियों में हमारी अवंतिका है। अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं होगा। हर काल में, हर समय, हर युग में इसकी अपनी आभा कीर्ति और यहाँ की कहानियां हमारे लिए हजारों हजार साल से इसी के प्रांगण में कभी विक्रमादित्य अपने घोड़े दौड़ाते हुए अपनी विजय पताका दुनिया भर में फहराते फिरे। यहाँ के ही आंगन से निकले हुए महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर हो गए। ऐसे एक नहीं, वराहमिहिर से लगा करके कई सारे लोग, राजा भोज से लगा करके सिंधु राज तक, मुंज से लगा करके उदयादित्य तक, अशोक से लगा करके चंड प्रद्योत तक, पूरा देश जिनके नाम के आगे थर्राता था। चंड प्रद्योत उस काल के दौर में 2500 साल पहले जब उज्जैन से अपनी यात्रा प्रारंभ करके दुनिया के अंदर नाम कमाते थे, उज्जैन राजधानी का गौरव और गर्व पाती थी। आज के इस अवसर पर हम वीर दुर्गादास को भी याद करेंगे। दुर्गादास जी वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनने अपने साम्राज्य, उदयपुर साम्राज्य के लिए, राजस्थान में जोधपुर साम्राज्य के लिए उनके अपने जीवन में कई लड़ाइयां, और एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी लगातार उनने अपनी देशभक्ति के बलबूते पर, कोई एक व्यक्ति कितने प्रकार से लड़ सकता है, और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो खाना खाने के लिए भी घोड़े से नहीं उतरते थे, वो अपने भाले से ही बाटी पका लेते थे। 24 घंटे अनवरत मेहनत करने वाले, 24 घंटे लगातार संघर्ष करने वाले, जीवन की सब बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में अगर कोई सामर्थ्यशाली रहा है तो हमारे बीच गौरवशाली वो वीर दुर्गादास जी का इतिहास भी है, जिनकी आखिरी इच्छा थी कि अगर शरीर छूटे तो बाबा महाकाल की नगरी में छूटे। इसलिए वो आखिरी समय में हमारे उज्जैन में चक्रतीर्थ के पास उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उनकी छतरी का भी आज जीर्णोद्धार करने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली वीर दुर्गादास को नमन करते हुए, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों की नगरी भी है, ये स्वतंत्रता प्रिय लोगों की नगरी भी है। कई कई इतिहास के ऐसे पृष्ठों को लेकर के चलने वाली नगरी है, जिसके आधार पर न केवल 2000 साल पहले सम्राट अशोक के, विक्रमादित्य के समय शकों को परास्त करने वाला किस्सा हो, या उसके बाद के हूण वाला किस्सा हो, या बाद के काल में मुगलों का काल हो, हर काल में बाबा महाकाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हर युग में, हर समय इस नगरी की अपनी ऐतिहासिक गाथा रही है। आज इस अवसर पर जब मैं गोपाल मंदिर पे बोल रहा हूं, तो अभी 2 दिन पहले लगातार 4 दिन तो ऐसे हो गए
कि लगता है कि पूरा प्रदेश एक साथ विकास के कितने सारे मोर्चे खोल रहा है, कितना आनंद आ रहा है जब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने हमारे लिए परसों 2 आदिवासी अंचल में, एक सिंगरौली और एक श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी। जोरदार अभिनंदन करें। प्रदेश के अंदर अब आज की स्थिति में 16 मेडिकल कॉलेज हमारे हुए हैं और इतना ही नहीं, एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज, गए साल 3, 2 इस साल और 4 पीपीपी मॉडल पर। वो गया जमाना 1956 से लेके 2002-3 तक 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज मिले थे मध्य प्रदेश को। हमें गर्व है एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज चालू करके मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने दिए हैं। इतना ही नहीं, जहां 1956 से लगाकर 2002-3 तक 56 साल में हमारे यहाँ केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था और हमारी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इनके नेतृत्व में सिंचाई का रकबा बढ़कर के जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर हुआ था। लेकिन 44 लाख हेक्टेयर से एक साल में ये 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर आज 52 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। और इसलिए अभी अनिल जी बात कर रहे थे, अनिल जी ने कहा कि बरसात आ जाए तो गंभीर भर जाए। भगवान की दया, बरसात तो आना ही चाहिए, इंद्रदेव के आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात हो गई, अब गंभीर केवल बरसात के भरोसे रहने वाला नहीं है। बरसात आए तो बहुत अच्छा, बरसात नहीं आए तो नर्मदा जी के आशीर्वाद से जब चाहो डैम भरो, उज्जैन में जो भी विकास के काम करना हो सब करो। पीने के पानी, सिंचाई के साधन, कोई निर्माण कार्य से लगाकर इंडस्ट्री तक में सभी में बराबरी से कोई भी डैम एक एक करके आने वाले समय में जब साहिब खेड़ी, सिलार खेड़ी डैम बनेगा तो हमें गर्व रहेगा। दुर्भाग्य से 1980 के बाद गंभीर से ही हम सिमस्त कराते आए, चाहे 80 का मामला हो, 92 का मामला हो, जब हमको गंभीर डैम की बड़ी सौगात मिली थी। 80 में तो माननीय राधेश्याम जी उपाध्याय महापौर जी के समय मिट्टी के डैम बना करके पाइपलाइन 1 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के पहली बार गंभीर का पानी उज्जैन आया था। 92 में पटवा जी के समय नरसिम्हा राव जी ने बड़ी सौगात दी थी और ये वर्तमान का डैम हमारा गंभीर डैम का लोकार्पण हुआ था। लेकिन उसके बाद से 2004 तक लगातार गंभीर से हम शिप्रा स्नान कराते रहे। लेकिन 2004 के बाद 2016 में नर्मदा महारानी के माध्यम से रामघाट से लेकर दत्ता खाड़े तक पूरे छिपराजी में नर्मदा जी के पानी के माध्यम से स्नान कराया गया। लेकिन साधु संतों ने कहा कि हाँ, हम उज्जैन आते हैं, सिंहस्थ में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन सिंहस्थ में स्नान छिपराजी में करना चाहते हैं। अगर नर्मदा जी में ही करना तो अमरकंटक चले जाए, ओंकारेश्वर चले जाए, तो उज्जैन क्यों स्नान करने आए? इसलिए भावनाओं का सवाल है। हाँ, हमारी सरकार ने इस बात को भी उनके सिरोधार्य किया। हमने कहा कि आपके आशीर्वाद से महाराज जी, इस साल का जब हमारा सिमस्त होगा, सिमस्त में हमारे मालूम है कि छिपराजी कोई ऊपर बर्फ नहीं है कि बर्फ पिघलते पूरे साल गंगा जी के समान जल आता है, ना हिम ग्लेशियर है, ना कोई बड़ा झरना है। ये मूल रूप से बरसात में बहने वाली नदी है। अतीत के कालक्रम में हो सकता है कोई बड़ा जंगल होगा तो छिपराजी बहती थी, लेकिन बरसात के अलावा पानी रहता नहीं। ऐसे में हमने अपने अधिकारियों को बिठाया, योजना बनाई और कहा कि बरसात में तो नदी में बहुत बाढ़ आती है, आप एक काम करो, बरसात का पानी इकट्ठा करो। और उस इकट्ठा करने में योजना बनी, ये साहिब खेड़ी और सिलार खेड़ी, हमारे पास सिलार खेड़ी का बड़ा तालाब है, तो ये सेवर खेड़ी के पास से बरसात के सावन भादवा में वो पानी उठा करके सिलार खेड़ी में डाल देंगे। 8 महीने वो पानी भरा रहेगा और धीरे धीरे बहाव के माध्यम से छिपराजी में पानी छिपराजी का ही आएगा। जोरदार अभिनंदन करें, बोले छिपरे महारानी की। अब हमारे छिपराजी में 12 महीने स्नान करने के लिए छिपराजी का पानी मिलेगा। और केवल छिपराजी का नहीं, आप तो आने वाले समय में हमारे सभी प्रकार के क्षेत्रों में, आज उद्योग धंधों की अगर बात करें तो विक्रम उद्योगपुरी में केवल देश वाले नहीं, अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश वाले भी, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड,
कहां से कोरिया, अगर ये सारे लोग आकर के उज्जैन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और उज्जैन के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और उज्जैन को गौरव भी दे रहे हैं। कौन सा देश ऐसा, अमेरिका से लगाकर इंग्लैंड तक, रसिया से लेकर के जापान तक, जहां हमारे उज्जैन के कपड़े अब निर्यात नहीं हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का उज्जैन है, जहां हमारे यहाँ की बनी हुई कपड़े की इकाइयों के माध्यम से दुनिया भर में हम कपड़े भेज रहे हैं। वो जमाना था हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल मिल, जब मिल से कपड़े बनते थे, लेकिन कपड़े बनकर के विदेश में जाते जरूरी नहीं था, क्योंकि उस समय सूत का जमाना था, काटन के कपड़े लट्ठे मिलते थे। लेकिन आज के समय में वही काटन से हमारे अच्छे वाले कपड़े दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं। जब ये वाली बात कर रहा हूं तो एक बात और बोलना पड़ेगी। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ इस देश की परंपरा है माता बहनों की इज्जत करना, सम्मान के साथ देखना। उनके लिए हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने लखपति दीदियां, लखपति ड्रोन दीदियां और कई योजनाएं चालू की। अब तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से 33% आरक्षण दिया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। और हमने भी उनके आदेश के आधार पर लाडली बहना योजना जो चुनाव के पहले चालू हुई थी, उस लाडली बहना योजना के बलबूते पर हमने अपनी सरकार में कहा कि सारी योजना चालू रहेगी और धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपए तक देंगे। गए साल हमने 1250 दिए, इस साल सावन के महीने में 250 अलग और 1250 दे रहे हैं। लेकिन भाई दूज से दीपावली के बाद हम बहनों को 1,500 रुपया महीना देंगे। ये हमारी बहनों के प्रति हमारी भावना है, ये सम्मान है। लेकिन ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों को बहन बेटी का अपमान करने का पता नहीं कौन सी मती मारी गई। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। कोई कहता लाडली बहनाओं को बोरे में बंद के फेंक देंगे। अरे वाह, तुम्हारे काका जी का राज है, ऐसा कर दोगे, कैसे बात कर रहे हो। लेकिन कोई कहता कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं, किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात। क्या कह रहे, ये आंकड़ा लिया है। अच्छा हुआ दैनिक भास्कर में इस टेबल छपी है जिसके माध्यम से कहा कि सबसे ज्यादा दारू पीने वाले हो सकते कहीं भी होंगे, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं हमारे ही प्रदेश की बहनों का अपमान करने का अधिकार हमारी सरकार और हमारी पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं। हम सब अपने बहनों के लिए, अरे हमारे यहाँ तो साल में 365 दिन 500 त्योहार मनते, और कौन सा त्योहार बहन बेटी को आगे रख के नहीं मनाते। ऐसे माहौल में अगर इस तरह की बात करोगे, लोकतंत्र में तो ये कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि है। और अगर इतिहास देखो, उनके ही नेता अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो दिल्ली के अंदर तंदूर में टुकड़े टुकड़े करके जलाने का रिकॉर्ड भी अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत बोलने का रिकॉर्ड भी है तो कांग्रेस के माथे है। यह कांग्रेस का अतीत हमेशा देश की आधी आबादी को, प्रदेश की आधी आबादी को अपमानित करता रहता है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने तय किया है ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और आने वाले चुनाव में वाकई इस तरह से अगर जो व्यवहार करता है, ये भाषा बोलता है, उनको जनता पहले ही ठिकाने लगा चुकी है। ये धीरे धीरे सारे मैदान से गायब होने वाले हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। तो आज के इस अवसर पर जब कई सारी सौगातें मिल रही है, ऐसे में एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं। और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का।
हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है। किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्तर पर पहुंचाएं। आइए हम सब इस बात पे सहमत हैं। तो मेरी अपनी ओर से बधाई देते हुए हाँ चलिए बैठिए। ये अनिल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि क्षीरसागर स्टेडियम में ताली की गड़गड़ाहट के साथ सब लोग खड़े होकर अभिनंदन करिए। खड़े पे बड़ा प्रोजेक्ट है, खड़े होकर अभिनंदन करिए भैया। देखो अनिल जी, मैं आपकी बात बिना के ही मानता हूं। आप बताओ, अनिल जी के क्षेत्र में मैं लड़ता तो दक्षिण से हूं, लेकिन रोज भूमि पूजन लोकार्पण आप ही के क्षेत्र में हो रहा है। बताइए, हमारा उज्जैन है, आपका और हमारा उज्जैन है। चुनाव में भले रचना हो सकती है, इसलिए आप बताइए 10,000 करोड़ की मेट्रो ट्रेन की सौगात मक्सी रोड से यहाँ आगर रोड से चलेगी और ठेठ इंदौर होते हुए कहाँ पीथमपुर तक जाने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये नई दौर की नई व्यवस्था। मेट्रो ट्रेन बड़े बड़े नगर में मिलती थी, हमारी सरकार ने धीरे धीरे तय कर दिया। उज्जैन, इंदौर, धार, अब बताओ ये सब अलग अलग नगर थे, लेकिन सबको एक करते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में आप तो अंदाज लगा लो, इंदौर गेट से लगाकर निकास तक का 2 लेन, ऊपर भी सड़क पे गाड़ी चल रही है, नीचे भी चल रही है। ऊपर वाला ऊपर से निकल रहा, नीचे वाला अपना काम कर रहा है। बदलते दौर में कितनी सौगात लोगे अनिल जी। और अभी तो एक सौगात और, अब तो ये आपका मंडी गेट के आगे से वहां अगर रोड से 4 लेन फिर ऊपर बन रहा है, नीचे भी 4 लेन, 4 क्या 6 लेन है नीचे। तो यहां से लेके ऊपर से रेलवे स्टेशन के देवास गेट से होते हुए इंदौर गेट और इंदौर गेट से गेल फैक्ट्री तक। अब कहाँ गेल फैक्ट्री, सीधा सीधा अपना वहीं आ गया नाना खेड़ा चौराहा बस स्टैंड तक। ये 4 लेन ऐसा लग रहा है कि कहाँ की दुनिया में है। ऐसा लग रहा है कि अपन है कि नहीं। जरा चिमटी खोल के देखो, लगता है कि बदलते दौर में उज्जैन कहां से कहां जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन अनिल जी, जो जो आप चाहोगे सब होगा। हमारा मित्र अगर यहाँ विधायक है और उज्जैन का विधायक है और क्या प्रदेश का कोई जिले का विधायक हो, हमने सबने प्रयास किया है। हर एक क्षेत्र के विकास के मामले में हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई। और खासकर आपने क्षीरसागर स्टेडियम की बात कही है, आप प्रोजेक्ट बनाना, कलेक्टर भिजवाना, निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर आप सबको सारी सौगातों के लिए पुनः बधाई देना चाहता हूं। मेरे साथ सब जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके योगेश्वर प्रयासों से मध्य प्रदेश का स्वर्णिम युग के हम साक्षी बन रहे हैं। और आइए अब देखते हैं एक वीडियो रीगल टॉकीज पर आधारित, जो कि गौरवशाली इतिहास संजोए हुआ है उज्जैन का।